IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने गांधी फिल्म में देखा था कि जलियांवाला बाग में घुसने के लिए एक बहुत ही संकरी या पतली गली से गुजरना पड़ता है। जब मैं वहां पहुंचा तो पाया कि आज भी बाग तक जाने का रास्ता वैसा ही है जैसा बैसाखी के दिन सन 1919 में था। गली इतनी संकरी और साधारण है कि पलक झपकी और आपके कदम आगे बढ़ जाएंगे। नए लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वैसे तो एक बोर्ड भी लगा है ये बताने के लिए, लेकिन हम लोगों को बोर्ड पढ़ने की आदत कहाँ है। हम तो पूछते पाछते ही आगे बढ़ने के आदी हैं, तो मैंने भी वही किया। लेकिन जैसे ही गली में घुसा तो लगा मैं इतिहास के किसी फ्रेम में आ गया। गली के दोनों तरफ दीवारों पर आज भी गोलियों के निशान मौजूद हैं। यह वही गोलियां हैं जो जनरल डायर ने निहत्थे हिंदुस्तानियों पर चलवाई थीं। 13 अप्रैल 1919 को उस बैसाखी के दिन अंग्रेजों की गोलियों से करीब 400 भारतीय शहीद हुए और 1200 घायल हुए। अजीब बात जानते हैं क्या है? उस दिन जैसे ही मैंने अपने हाथ दीवार पर बनी गोलियों के निशानों पर लगाए तो दिल भर आया। मन के सामने एक बार फिर गांधी फिल्म का वो दृश्य उभर आया जहां डायर के सैनिक अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे और लोग घायल होकर गिर रहे थे या जान गंवा कर गिर रहे थे। खैर, उस गली को पार करके मैं जलियांवाला बाग के अंदर घुसा। यह बाग अब पूरी तरह बदल चुका है। 100 साल पहले की तस्वीरें जो यहां के संग्रहालय में रखी हैं, उन्हें देखकर तो लगता है तब यह बाग कम, मैदान ज्यादा था। अब तो यहां काफी पेड़ लगा दिए गए हैं। एक स्मारक भी बनवा दिया गया है। जिस कुएं में लोग कूदे थे अपनी जान बचाने के लिए, उसके ऊपर एक छतरी बनवाकर उसे ढक दिया गया है। बाग के अंदर 100 साल पहले हुए उस निर्मम हत्याकांड की लगभग सारी यादें धूमिल हो गई हैं। गली की दीवारों की तरह उसके जीवंत निशान यहां सुंदरता की चादर से ढक दिए गए। आज उस जगह जो देखने को मिलता है वो है एक सुंदर बाग जहां आसपास के लोग सुबह सैर करने आते हैं। ठीक भी है, कब तक आप अपने जख्मों को लेकर चलते रहेंगे? और वैसे भी पंजाबी कौम इसीलिए मशहूर है ना कि वो दुख ज्यादा देर तक नहीं ढोती। फिर भी मुझे लगा कि कुछ स्मारक ऐसे होते हैं जिन्हें उस गली की दीवारों की तरह छोड़ देना चाहिए, ताकि वो आने वाली पीढ़ियों को ये याद दिलाते रहें कि हमें आजादी घर बैठे नहीं मिली, उसके लिए बहुत बलिदान देना पड़ा है। जलियांवाला बाग से बाहर निकले तो एक बार फिर हम अमृतसर की रौनक में वापस लौट आए थे, लेकिन मन अभी भी भारी था। अब मैं आसपास के बाजार में यूं ही बिना मकसद घूमने लगा। मेरे ड्राइवर ने मुझे देखा और भाप गया कि मेरा मन खराब है। उसने कहा, आइए मैं आपको अमृतसर का खाना खिलाता हूं, आपका मूड ठीक हो जाएगा। मन तो नहीं था पर लालच आ गया। अमृतसर के खाने के बारे में तो बहुत सुना था, इसलिए मैंने ज्यादा नानुकर नहीं की। मेरे साथ आए उस ड्राइवर ने मुझसे कहा, देखिए मैं आपको अगले 3 घंटे में 3 अलग अलग जगहों पर थोड़ी थोड़ी चीजें खिलाऊंगा ताकि आप कई चीजों का मजा ले सकें। मैंने फौरन हाँ में सिर हिलाया और चल पड़ा उसके पीछे। अगले 3 घंटों में मैंने छोले कुलचे खाए, फिर सरसों का साग और मक्के की रोटी खाई, लस्सी पी। पेट भर गया था लेकिन मन नहीं भरा था।
हर चीज लाजवाब थी। यही खाना मैंने दिल्ली में भी खाया और चंडीगढ़ में भी, लेकिन अमृतसर की बात ही कुछ और थी। छोले और सरसों के साग के साथ साथ मक्की की रोटी पर घी तर रहा था। फिर भी ऐसा नहीं लगा जैसे पेट फूल रहा है कि खाने के बाद चला नहीं जा रहा है। खाने में सलाद में गाजर, मूली और टमाटर, तीनों का अलग अलग स्वाद। मुंह में खाने का जायका लिए मैं अभी टहल ही रहा था कि उस साथी ने कहा, आइए आपको अमृतसरी कुल्फी खिलाते हैं। मैंने सोचा जैसी कुल्फी दिल्ली में मिलती है वैसी यहां भी मिलती होगी, तो खाने पहुंच गया। लेकिन अमृतसर की कुल्फी भी पंजाबी के दिल की तरह ही एक्स्ट्रा लार्ज थी। आम कुल्फी से 3 गुना बड़ी। खाते खाते हालत खराब हो गई। उस दिन लगा अमृतसर आना है तो 2-3 पेट लेकर आना चाहिए ताकि जी भर के खाना खाया जा सके, भूख से 3, 4, 5 गुना ज्यादा। तभी यहां मौजूद खाने के साथ न्याय कर पाएंगे। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और फिर एक नई मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On the Edges and Sledges Cricket Podcast, in the first half, Ashwin is joined by Varun to wrap India's ODI tour of Sri Lanka. In the second half, DJ joins the party to discuss the first T20 international between India and Sri Lanka. If you'd like to hear more about this match, former Indian cricketer Sabah Karim joins Rajiv Mishra on Khel Niti and they talk some more about it. Ladies and gentlemen, we're really excited to announce a new show about crypto with Rohan Joshi. He's going to dive deep and demystify all this crypto stuff that we've been hearing about. And let me tell you a little bit more about stuff that's going on the network really quickly. Congratulations to Maru Kinayat, who celebrates 50 episodes of The Note with a discussion on health as a fundamental right. On Paisa Vaisa, Anupam talks to Harsha Chetanwala of mywealthgrow.com. Zarina Poonawalla is starting a new miniseries on emotional intelligence. Do check out the kickoff episode on the Empowering series. And Simplified talks about semiconductors. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any other show for that matter, please do tell a friend. That's really helpful for us. And finally, we would like to thank our sponsors on the network this week. They make this all possible. Thank you very much. Ciet, Cred, Global Victoria, Bank of Baroda, Intuit India, Lenovo, and CoinSwitch Kuber. We really appreciate your support. पेश खिदमत है आपकी शान में हमारे अंजुमन से। हाय, आई एम सदफ एंड आई एम अर्शिद। खाने का इतिहास, इकोनॉमिक्स, पॉलिसी, साइकोलॉजी सब है मेन्यू पे। ओनली ऑन द नानकाली पॉडकास्ट एवरी वेडनेसडे, सिर्फ IVM पॉडकास्ट ऐप या वेबसाइट पर, या फिर जहां से भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हो।